नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा में पारित हुए नारी सशक्तिकरण बिल के बारे में। लोकसभा में ये पारित हो गया है, राज्यसभा में कल पारित होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया, 454 सांसद इसके पक्ष में थे। लोकसभा सांसदों के एक विपक्षी सांसद की मांग पर विधेयक के खंडों पर भी मतदान किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पेश किया था। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी एआई प्रेजेंटर क्या कहते हैं। जी, पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डले। अब कल गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने विचार रखे। जी, थैंक यू हमारी एआई रिपोर्टर प्रेजेंटर। उसका नाम अभी हमने सोचा नहीं, हम उसे मिस इंदौरी बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे दर्शकों को कोई अच्छा नाम सूझे तो वो हमें बता सकता है, उसका नामकरण करना है। हालांकि नामकरण की कोई फीस हम नहीं देने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे जाने माने संपादक राजेंद्र तिवारी। राजेंद्र तिवारी जी के बारे में कुछ बताना जरूरी नहीं है। वे देश के जाने माने संपादक हैं। उन्होंने 3 दशकों तक पत्रकारिता की है और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं। कई मामलों में उनकी राय अंतिम मानी जाती है। इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, तिवारी जी आप अगर अनुमति दें तो हम थोड़ी सी बातें सुन लें। सोनिया गांधी ने आज क्या बातें कही। तिवारी जी। जी जरूर, सुनना चाहिए। जी, तो सोनिया जी ने क्या कहा इस बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं। समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। राजन तिवारी जी, सोनिया गांधी बहुत भावुक हो गई आज ये भाषण देते हुए, और उन्होंने कहा कि ये बिल राजीव गांधी का सपना था और इस बिल के पास होने से हमें खुशी होगी। ये मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय महिलाओं में समंदर की तरह धीरज होता है। उन्होंने नदी की तरह सभी की भलाई के लिए काम किया है। महिलाओं के धीरज की सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। वे कभी भी आराम करने के बारे में नहीं सोचती। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना ये विधेयक अधूरा है। राहुल गांधी ने कहा कि आजादी की लड़ाई महिलाओं ने भी लड़ी थी। महिला आरक्षण बिल अच्छी पहल है, लेकिन इसे लागू करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। इसे आज से ही लागू कर देना चाहिए। महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, वगैरह वगैरह बातें उन्होंने कही। दरअसल जैसे ही ये विधेयक संसद में रखा गया तो सभी पक्षों में होड़ लग गई कि कौन इसकी क्रेडिट ले। हालांकि कई लोग असहमत थे कि बगैर ओबीसी आरक्षण के बिल पेश करना ठीक नहीं है, ये कानून बन गया तो उनका भला नहीं होगा, लेकिन फिर भी होड़ लग गई और 2 सांसदों ने, जो ओवैसी की पार्टी कहते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये श्रेय लेने की होड़ उचित है? पहला सवाल, क्या ये श्रेय लेने की होड़ उचित है? और दूसरी बातचीत का मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये लागू हो पाएगा, अगले वर्ष तक लागू हो पाएगा या अनंत काल के बाद लागू हो? प्रकाश जी, देखिए, श्रेय लेने की होड़ उचित है, इसमें पहले ये देखना चाहिए कि ये अधिनियम जो लाया गया, ये विधेयक जो लाया गया, इसके पीछे मंशा क्या है। अगर सरकार की मंशा महिलाओं को 33% आरक्षण देने और उनके अपलिफ्टमेंट की होती तो 2014 के बाद भी तुरंत बाद लाया जा सकता था। तो अब तक 2019 की पार्लियामेंट में लोग चुन के आए होते उस हिसाब से। हाँ। 2019 के तुरंत बाद लाया जा सकता था। तो जो उसके लिए तैयारी, अभी जो राइडर लगाए गए हैं बिल में, वो राइडर्स के साथ भी तैयारी पूरी हो जाती और 2024 के चुनाव में उस तरह की व्यवस्था होती और उतनी महिलाएं चुन करके आती। लेकिन ये जब 7-8 महीने 9 महीने के कार्यकाल बचा है इस लोकसभा का, इस सरकार का, तब ये बिल लाया गया। तो इसमें तो पूरी तरह से राजनीतिक बाजीगरी है और एक चाल चली गई है 2024 के चुनाव को लेकर। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं मानी जा रही है। तो एक, और ये पहले से जब ये विशेष संसद सत्र की घोषणा हुई थी, तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या चीजें आने वाली हैं, क्या होगा इसमें, क्या भारत इंडिया नाम बदलने का काम होगा, या महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा भी हुई थी। और फिर ये हुआ क्या चुनाव पहले करा लेंगे, क्या होगा। तो ये, और जो 75 साल की बात है, तो 75 साल तो किसी चीज के हैं ही नहीं। ना तो वो आजादी के हैं, ना वो गणतंत्र दिवस के 75 साल हैं, ना वो संविधान सभा के स्थापित होने के 75 साल हैं, और ना वो संविधान को जब एडॉप्ट किया गया तो उस तारीख को भी लें तो उसके भी 75 साल नहीं है, और ना वो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग के 75 साल हैं।
वो तो ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है। तो 96 साल पुरानी। हाँ, तो 75 साल को लेकर के एक पूरा ताना बाना रचा गया, जिसपे पूरा एक दिन खर्च किया गया कि 75 साल का अमृत काल। तो ये जो क्या बोला जाए, इसे जो फार्स चीजें की जा रही हैं, तो ये बड़ा गड़बड़। तो ऐसे में ये कहना कि इसका श्रेय लेने की कोशिश दूसरा कोई नहीं करे, और खास तौर पे वो पार्टी नहीं करे जिस पार्टी ने जब राजीव गांधी के समय में जो ये था वोटिंग की एज थी वो 21 से 18 की, और उसी समय पंचायती राज का भी जो आज जो देखते हैं उसका स्वरूप उसी के बाद आया। और उन्होंने ये बिल भी लाया था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जो अभी सोनिया गांधी का आपने भाषण सुना कि वो गिर गया, राज्यसभा में गिर गया था। और ये पंचायतों में भी 50% आरक्षण, जो बाद में कई जगह 35% है, कई जगह 50% है, जो नरसिम्हा राव की सरकार में क्लियर हुआ वो बिल। और आज उसका सब जगह हम देखते हैं कि सारी जगह लोकल बॉडीज के इलेक्शन में महिलाओं की भागीदारी, जो पहले कहा जाता है कि प्रधानपति और मुखिया पति और इस तरह की चीजें होती हैं, वो अब चीजें बहुत कम हो गई हैं। तो इसलिए श्रेय तो लेने की होड़ चलेगी, इसमें श्रेय लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है प्रकाश जी, वो बात सोनिया गांधी ने जो कहा है कि ओबीसी और जाति गणना कराई जाए जल्द से जल्द। और ये सवाल भी उठाया जो मैं कह रहा हूं कि भाई इस इलेक्शन में क्यों नहीं उसे लागू किया गया, ये सवाल सोनिया गांधी ने भी उठाया है। और अपना भाषण उन्होंने इस बात पर खत्म किया कि सरकार को जो भी ये सब संभव है और ये तुरंत करना चाहिए, कि जिससे कि इंतजार नहीं करना। जोड़ना चाहूंगा जी, आपकी बातों में एक बात जोड़ना चाहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण लाएंगे, लेकिन 2014 से 2019 तक उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। और अब 2023 में ऐसे आनंद फानंद में लाया गया जैसे कि बड़ी आफत टूट पड़ रही है। अगर ये नहीं लाया गया तो महिलाएं विद्रोह कर देगी, क्रांति कर देगी, तख्ता पलट हो जाएगा, देश में कामकाज रुक जाएगा, ऐसा कुछ। भाई ये तो 2014 में भी, और जैसा कि आज हुआ है, 2 सांसदों को छोड़कर सभी ने इसका समर्थन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब भी अगर ये विधेयक आता 2014 या 15 में या 16 में, तो भी इतने ही इसी संख्या बल से लोग समर्थन करते, ऐसा मेरा अनुमान है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो है ही कि अगर वो गंभीर होते इस मामले में, तो 2014 के बाद कितने इस तरह के, आप देखिए नोटबंदी ले आए, जीएसटी लागू कर दी, ठीक है, फिर 2019 के बाद आप देखिए तो 370 हटा दिया, तो ऐसी सीए एनआरसी ले आए, बहुत सारी चीजें इस तरह की हुई हैं जिनके लिए जो इनकी प्रायोरिटी थी। इनकी प्रायोरिटी में महिला विधेयक था ही नहीं। ये तो चूंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से एक चीज आप देखेंगे प्रकाश जी, कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपने को कठिन उसमें पाती है, 2024 को लेकर के भी, और जिन राज्यों के चुनाव सामने हैं वहां की भी जो रिपोर्ट, आप एक राज्य में बैठे हुए हैं, इंदौर में बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ तो लाडली बहनों का बहुत महत्व मिल रहा है उन्हें। और जो योजनाएं कांग्रेस ने लाई थी उनकी लगभग वही योजनाएं अलग रूप में आ गई। महिलाओं को हर महीने राशि देना, जैसे कर्नाटक में 2000 दिए जा रहे हैं, अभी 2000 दिए जा रहे हैं, यहाँ पर 1000 दिए जा रहे थे, अक्टूबर में 1250 दिए जाएंगे। और यहाँ मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि वो 3000 रुपए तक ले जाएंगे। कब देंगे ये नहीं पता, लेकिन ले जाएंगे, ताकि कांग्रेस वाले आके ये ना कहें कि हम 2000 रुपए देंगे, या कांग्रेस वाले कहें, उनकी सरकार बने अगर, तो वो कहेंगे कि हम इससे ज्यादा देंगे। तो बड़ा पेच है। बिल्कुल सही कहा जी। तो ये सर इस दबाव में, अब जैसे उसके पहले जो आप देखिए, अभी बंबई की जो बैठक इंडिया की हुई, उसी दिन घोषित किया गया था कि ये विशेष सत्र होगा, और उसके बाद क्या क्या नैरेटिव खड़े करने की कोशिश हुई, इंडिया बनाम भारत, सनातन, ये दो तो बड़े रहे, और ये चले नहीं। दरअसल दोनों उल्टे पड़ने लगे। सनातन वाला भी उल्टा पड़ने लगा क्योंकि उसे लोग वर्ण व्यवस्था से इधर जोड़ा जाने लगा, और कांग्रेस ने भी चिदम्बरम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा, और इस तरह की चीजें सामने आने लगी।
कि भाई इससे फिर सामाजिक न्याय से जोड़ दिया जाएगा। और सामाजिक न्याय की जैसे ही बात होती है प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत अपने को कमजोर विकेट पे पाती है। तो दिक्कत वो है। और सामाजिक न्याय जैसे आप देखिए, एक और मेरा जो आप कह रहे थे कि तुरंत क्यों नहीं लागू किया, ईडब्ल्यूएस जब शुरू किया था तो उसे तो आपने तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। तो महिला आरक्षण तुरंत प्रभाव से क्यों नहीं लागू किया? ईडब्ल्यूएस के लिए तो जनगणना की जरूरत नहीं पड़ी, सोशियो इकोनॉमिक गणना की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि उसके लिए भी पढ़नी चाहिए थी। पता चले कि भाई कितने लोग गरीब हैं, क्या है, उस हिसाब से फिर परसेंटेज तय हो। 10% आपने ऐसे ही तय कर दिया। क्योंकि बेसिक मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण के विरोध में रहते हैं, और आरक्षण को कमजोर करने की जो चीजें होती हैं उनमें वो बहुत तत्परता के साथ काम करते हैं। ईडब्ल्यूएस जो मौजूदा आरक्षण ये चला आ रहा है, जो सामाजिक आधार पर है, ईडब्ल्यूएस सामाजिक आधार पर नहीं है, आर्थिक आधार पर है। बाकी आरक्षण सामाजिक आधार पर है। उसको कमजोर करने वाला एक कदम था जिसे बड़ी तत्परता से उठाया गया। और ये भी जो महिलाओं वाला ये सामाजिक आधार पर है, तो इसमें वो तत्परता भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा रही है। तो फिर मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, उन्होंने इसे एक दांव के तौर पर चला है कि इससे उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आज लोकसभा में इंडिया समूह के जो दल थे, चाहे वो सोनिया गांधी से शुरू होकर के ललन सिंह जेडीयू के, कनिमोझी, सुप्रिया सुले, काकोली घोष, काकोली दस्तगीर, और जो भी मतलब जिन लोगों ने भी बोला वहां, इवन डिम्पल यादव, जिन लोगों ने भी बोला, एक सुर में जाति गणना की बात की, ओबीसी आरक्षण की बात की, और राहुल गांधी ने भी वो बात की। ओबीसी आरक्षण की बात राहुल गांधी ने भी की। तो इस पूरे मामले में आप उस समय अगर देख रहे हो, लाइव देख रहे होंगे, तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो ट्रेजरी बेंचेस थी, उनके जो सीनियर लीडर्स थे, उनके चेहरे रीड करने लायक थे कि जब ये सब चल रहा था तो वहां क्या हो रहा था। काकोली जब बोल रही थी तो काकोली ने जिस तरह से गिनाई चीजों को, या ललन सिंह ने जिस तरह से गिनाया, तो सामने तो कोई जवाब नहीं था। और एक खास बात देखिए प्रकाश जी और है, जो इंडिया की बड़ी मजबूती है इसमें। काकोली ने कहा कि भाई आपकी 15 जगह सरकारें हैं, आपके यहाँ कोई महिला चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? तो कहीं तो महिला चीफ मिनिस्टर अब बनाते हैं। और बात पहलवान और वो सारी चीजें उन्होंने उसमें, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही जो इंडिया की मजबूती है, मैं पहले से उसको सोच रहा था। पश्चिम बंगाल के में जो टीएमसी है, टीएमसी के 40% सांसद महिलाएं हैं लोकसभा में। और जो विधायक हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें भी 40% महिलाएं हैं। तो उसने कहा कि मुख्यमंत्री भी महिला है। आपसे ज्यादा, आप तो मतलब 33% कह रहे हो, हम तो 40% दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार पे आ जाइए जी। बिहार में आपको जानकर आश्चर्य होगा, और हमारे दर्शकों को भी जानकर आश्चर्य होगा, कि पुलिस में, बिहार पुलिस में, देश में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार पुलिस में अनुपातिक रूप से हैं। क्यों है? क्योंकि वहां कांस्टेबल लेवल की भर्ती में महिलाओं का आरक्षण है जी। ये किसी दूसरे राज्य में नहीं है। ऐसे ही आप तमिलनाडु जाइए अगर। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया समूह के जो दल हैं, उन्होंने बहुत सारे जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां पर उन्होंने पहले से ही महिला सशक्तिकरण के बहुत क्रांतिकारी कदम उठा रखे हैं। अगर वो सारी चीजें मिल करके और एक नैरेटिव खड़ा करें, और ओबीसी वाला जिस तरह जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या लगता है? जातीय जनगणना वाली बात जो कही जा रही है, जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, इंडिया के तमाम दल कर रहे हैं, लालू कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं, इंडिया के सारे दल कर रहे हैं। तो उसमें बीजेपी ने तो अभी तक बात की नहीं कि हम जातीय जनगणना करें। बीजेपी में क्या हुआ है वो सुनिए। उमा भारती उनकी पिछड़ी बहुत बड़ी नेता है, पिछड़े समुदाय से आने वाली। उन्होंने कहा है कि भाई हमने तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, 50% ओबीसी महिलाओं का आरक्षण इस आरक्षण में होना चाहिए। उन्होंने कहा ये पहली बार मैं नहीं कर रही हूँ। 96 में देवेगौड़ा की सरकार के समय जब आया था, तब भी मैंने उस समय के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, और मैंने समर्थन भी किया था।
और मैंने पत्र लिखा था कि 50% आरक्षण कीजिए, और वही चीज मैं इन प्रधानमंत्री जी से कह रही हूँ। एक तो ये, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की अंदर से क्या चीजें हो रही हैं। आपके राज्य के ही प्रहलाद पटेल हैं जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, ट्वीट जारी किया था, खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं। परसों उन्होंने रात को ट्वीट किया था कि भाई ये मोदी जी का अभिनंदन करते हुए कि भाई ये सरकार और मोदी जी में ही वो नैतिक साहस है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जी। अब जिस समुदाय से प्रहलाद पटेल आते हैं और उसके बाद ट्वीट डिलीट किया गया उमा भारती का बयान आने के बाद, और दोनों नेता मध्य प्रदेश से हैं, इसका मध्य प्रदेश में कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में तो दलित महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा कई लोगों का मानना है। कांग्रेस के 10 साल के दिग्विजय सिंह के शासन को, बल्कि 15 साल के शासन को, जिसमें 10 साल दिग्विजय का था, उसे 2003 में उमा भारती ने खत्म किया। उमा भारती पिछड़े की नेता थी, पिछड़े वर्गों की नेता थी, 3/4। लेकिन देखिए, उमा भारती भी पिछड़ी थी, बाबूलाल गौर बने, वो भी पिछड़े वर्ग वो भी के हैं, पिछड़े थे, शिवराज सिंह चौहान बने, वो भी वो पिछड़े भी वर्ग के। पिछड़े। लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए, जब एक पिछड़ी महिला जब प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो बीजेपी आला कमान के लोगों ने उन्हें टिकने नहीं दिया, और एक छोटा सा बहाना बना के कि आपके खिलाफ केस है और ये केस का निपटारा होने पे आपको वापस मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वो केस का निपटारा हुआ, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। फिर बहुत सारी उथल पुथल उमा भारती की जिंदगी में रही, और वो नहीं रही। फिर बाबूलाल गौर आए, 1-1.5 साल में उनको भी हटा दिया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान है जो दलित होते हुए भी, ओबीसी वर्ग के होते हुए भी बने हुए हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी समुदाय के हैं, और गुजरात में मुख्यमंत्री रहे काफी लंबे, लगभग 1.5 दशक तक, और अब लगभग कह रहा हूं कि 2 दशक अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में होने वाले हैं। एक बात बार बार कही जाती है कि आरएसएस और बीजेपी में महिलाओं को यथोचित सम्मान नहीं दिया जाता। ये राजनीतिक विरोध भी हो सकता है। उनका कहना है कि देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष पद पर महिलाओं को मौका कितना दिया गया। सुषमा स्वराज जी थी, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकती थी, उन्हें मौका नहीं दिया। आरएसएस के 100 साल होने वाले, उसमें अभी तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और ये तमाम बातें चल रही हैं। आज तो बड़ा संसद में, लेकिन लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो युग बदलने वाला विधेयक है, और कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कल नए सदन का पहली बार श्री गणेश हुआ, कल गणेश चतुर्थी थी, और पहली बार कई साल से लंबित पड़े बिल को हमने पास कर दिया। देश में एससी एसटी के लिए जितनी सीटें आरक्षित है, उनमें से भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है जी। और कुछ लोगों को के लिए महिला सशक्तिकरण चुनाव जीतने का मुद्दा हो सकता है, ये शाह साहब ने कहा। लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए ये मुद्दा राजनीति नहीं, बल्कि मान्यता के लिए से जुड़ा मुद्दा है। और मोदी ने ही भाजपा में महिलाओं को पार्टी पदों पर 33% आरक्षण दिलाया। पार्टी संगठन में तो आरक्षण दिलाया, लेकिन टिकट कहाँ देते हैं महिलाओं को? नहीं, पार्टी संगठन में क्या 33% आरक्षण है? मुझे तो नहीं दिखता। हाँ, उन्होंने कहा कि है, लेकिन है तो नहीं। आप ये बताइए कि पूरे जितने राज्यों में उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उनमें से कितनी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं? जी भाई दिखना चाहिए ना। हाँ, वो चीज तो कहीं दिखती नहीं है। उनके मंत्रिमंडल में क्या 33% महिलाएं मंत्री हैं? नहीं है। तो ये कह देना, अभी कुछ दिन पहले ही सूची जारी हुई थी ना कि रिजिक किया गया था कौन कौन महामंत्री है, कौन उपाध्यक्ष है, सारा किया गया था। तो क्या उसमें 33% महिलाएं थी? नहीं थी। दरअसल इस सरकार के जो ये लोग हैं, खासतौर पे अमित शाह और मोदी जी हैं, ये सफेद झूठ जिसे बोलते हैं, सफेद झूठ पार्लियामेंट में बोलने के इनके कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे उदाहरण। 370 को लेकर कितने सफेद झूठ बोले गए। मैं उससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं कि 370 हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, वो अलग इशू है।
इशू ये है कि आप उसको लेकर के कितने झूठ बोलेंगे। वहां का राज्यपाल कह रहा है कि साहब हमें तो रात को चिट्ठी भेजी गई, आप यहाँ कह रहे थे कि राज्यपाल ने प्रस्ताव भेजा है। हाँ। राज्यपाल कह रहा है कि हम चिट्ठी भेजी गई और कहा गया साइन करके भेज दीजिए, फैक्स कर दीजिए। उसने करके भेज दिया। फारूक अब्दुल्ला वहां घर में नजरबंद हैं और आप पार्लियामेंट में कह रहे हो क्या हम उनके पिस्टल लगा के उनको लेके आएंगे? वो आए नहीं तो हम क्या करें? ये गृह मंत्री का बयान है। सीए एनआरसी को लेकर क्या बयान दिए गए और क्या हुआ? जी। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं प्रकाश जी। सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में यह आता है कि जब संसदीय व्यवस्था के 75 साल, सो कॉल्ड 75 साल मनाने की जब ये विशेष सत्र बुलाया गया, इस विशेष सत्र को हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने क्यों संबोधित नहीं किया? संसद की मुखिया वही हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्कुल, उनके आदेश से ही सब काम होता है। झंडारोहण का कार्यक्रम, हाँ, झंडारोहण का कार्यक्रम उपराष्ट्रपति की जगह महामहिम राष्ट्रपति ने क्यों नहीं किया? हाँ। जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, जिस लोकतंत्र की मुखिया हैं वो, उनसे क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया? प्रधानमंत्री ने क्यों किया? भाई मेरी समझ में तो एक चीज आती है कि वो महिला हैं और दूसरी बात है कि वो जिस समुदाय से आती हैं, तो जो बहुत सारे कर्मकांड जो हुए, ब्राह्मणों को बुला करके, तमिल ब्राह्मणों को बुला करके जो कर्मकांड वहां किए गए, तो उसमें आप समझ रहे, मैं तो थोड़ा बहुत देखता हूं, उसमें ये है, हिंदू धर्म तो भाई मेरा भी, उसमें ये कई जगह जो इस समुदाय के लोग हैं उनको शुभ नहीं माना जाता है। हो सकता है भाई ब्राह्मणों ने ये कह दिया हो, इसीलिए किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन पर द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, भले वो राष्ट्रपति हों देश की, भले वो लोग संसद की मुखिया हों, भले वो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़े पद पर बैठी हों और उसकी अगुवाई कर रही हों। तो ये जो संकेत हैं, ये संकेत बड़े खतरनाक हैं इनको। और महिला की बात कर रहे हैं तो जो देश की प्रथम नागरिक है महिला, उसको आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? तो भाई आप ये सब करते रहिए तो दिखावा ही माना जाए, या फिर आप कोई ऐसा विश्वसनीय कोई इसका वो दीजिए, देश के सामने रखिए कोई व्याख्या कि भाई क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू आई, महामहिम राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र को क्यों नहीं संबोधित किया? संयुक्त उसको सेंट्रल हॉल में, ना वहां संयुक्त किया, ना यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में किया, क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री यहाँ भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां भी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जिन पर देश, मतलब मैं तो सारे जो हमारे दर्शक हैं, जी, लोग कहने लगे हैं कि भारत संघ गणराज्य है, तो संघ गणराज्य में संघी की जगह संघ गणराज्य, तो संघ गणराज्य में ये बात पसंद नहीं की जा रही होगी शायद। संघ का राज्य है, जैसे कहते हैं राज्यों का संघ है, तो ये संघ का राज्य है। दरअसल ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग चाहे दक्षिणपंथी हों, जो हमारे दर्शक हैं, चाहे वामपंथी हों, चाहे मध्यमार्गी हों, चाहे भाजपा समर्थक हों, चाहे कांग्रेस या सपा बसपा जो भी हों, वो देश के नागरिक हैं, उनको ये सोचना चाहिए, ये इशू है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, ये देश की बात है। और ये सब लोगों को अपने ये जिसके भी सपोर्टर हों, वो अलग बात है, वो रहेंगे, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान तो किया जाना चाहिए ना। लोकतंत्र का सम्मान नहीं हो रहा है। आप महिला आरक्षण विधेयक लाइए, मुझे तो ये लग रहा है प्रकाश जी कि जिस तरह से आज इंडिया दलों ने एक सुर में बातें की हैं, ये विधेयक भी भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ने वाला है। मतलब ये अधिनियम बन जाएगा, लेकिन इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, फायदा होने वाला दिखता नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें किस तरह आपको लगता है, क्या कारण लगता है, क्यों लगता है आपको ऐसा कि इसका फायदा नहीं होगा बीजेपी? उसका कारण ये है, एक तो तुरंत लागू नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर संशय शुरू हो गए, क्यों नहीं तुरंत लागू हो रहा है। आप जनगणना की, या तो आप साथ में जनगणना की घोषणा कर देते कि जनगणना अगले साल होगी, 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। आप इस दशक की जनगणना जो 21 में होनी थी वो नहीं कराई है, भाई 21 तक मान लीजिए वो था, तो 22 में शुरू करते, 23 में शुरू कर देते,
अभी तक कहीं कोई हाँ, सुगबुगाहट नहीं है उसमें उसको लंबा लेकर। समय लगता है, उसमें लंबा समय नहीं, लगता है। लंबा समय लगता है तो उसकी तैयारी तो आप पार्लियामेंट बनाने की घोषणा कर सकते हैं कोरोना काल में, और इतने मजदूरों को लगा के पार्लियामेंट बनवा सकते हैं। कोरोना काल में आप किसानों के बिल पास कर सकते हैं। कोरोना काल में आप तमाम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा पूरा सारी जमीन इमारतें जमींदोज करके और नई इमारतें खड़ी करवा सकते हैं। आप जनगणना की तैयारी नहीं कर सकते थे भाई? ये तो, और मान लीजिए चलिए नहीं कर सकते थे तो 2022 से तो करना शुरू कर देते तैयारी, और कहते एक डेट आ जाती कि भाई 2023 में इस तारीख से जनगणना होगी या 24 में होगी। अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं। तो जो बात कह रहा हूं आपकी नुकसान उठाना पड़ जाएगा, उसकी वजह यह है कि ओबीसी का जो मसला है और जाति गणना का जो मसला है, आप जिस राज्य में बैठे हैं वहां भी 50-52% ओबीसी हैं, और आपने बताया कि पिछले 20 सालों में उस राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री हुए 3, और आज भी ओबीसी मुख्यमंत्री है। मेरा तो मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का फायदा लेती रही वहां पर। अगर ये जाति गणना का फायदा किसको होगा? आप सोचिए, जाति गणना का फायदा किसको अगर होता है तो, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिस तरह की जनगणना आएगी उसके हिसाब से आरक्षण का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं, लेकिन तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ तिवारी जी, ओबीसी के आरक्षण में ओबीसी वर्ग के लोगों का कोई भला नहीं हो पा रहा है। बात यह है कि ओबीसी वर्ग के लोग जो है बहुत टैलेंटेड है, और उनका टैलेंट ऐसा है कि वो जनरल कैटेगरी के लोगों की बराबरी करते हैं। तो कोई ओबीसी का विद्यार्थी ओबीसी की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो उसे सामान्य वर्ग के विद्यार्थी की तुलना में भी ज्यादा कठिनाई का सामना करना हाँ, करना पड़ता है, सही कड़ी कह रहे हैं। प्रतिस्पर्धा है। तो हाँ, वहां उनको, क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, वो टैलेंटेड बच्चे हैं, तो वो उनको कोई फायदा हो नहीं रहा है उसका। अच्छा, समाज में जो उनके साथ अवहेलना होती है, उपेक्षा होती है, वो तो हो रही है, लेकिन उनके टैलेंट की कदर नहीं हो रही है। ये नहीं बहुत मेरा गंभीर पॉइंट, बात है, और कई लोगों से मेरी बात हुई जैसे तो। नहीं ये इससे जी फायदा देखिए इस तरह से हो रहा है कि अगर ओबीसी का जो आरक्षण कहीं 27% है, कहीं 15% है, जो भी है जहां भी, तो उतना परसेंट तो एक ब्लॉक तय हो गया कि भाई इसमें ओबीसी ही जाएंगे। वो चाहे जितना टैलेंटेड जो भी उसमें वो जाएंगे। फिर जो ओपन सीटें बची वो भी ओपन है ना उनके लिए, जो उसमें नहीं आ पाए। जी मान लीजिए मेरिट पे पहले उसमें बन गई मेरिट बढ़िया, उसमें आ गए तो उसमें आ गए। ये तरीका तो यही है। हाँ, और पर फिर उसके बाद ये केवल यूपीएससी में ही है, बाकी जगहों पे नहीं है। ये अच्छा केवल अच्छा, यूपीएससी में ही है, बाकी जगहों पे नहीं नहीं है। ठीक है, मान लीजिए बाकी जगह नहीं भी है। जो इशू उठने वाला है वो इशू उठने वाला है कि ये मान लीजिए 27% आरक्षण है, जहां भी आपके यहाँ शायद 16% है या सब जी 15% ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए जनगणना में निकल के आता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी 60% है, तो ये 16% तो बढ़ाना पड़ेगा फिर। हाँ अब मान लीजिए निकल के आता है कि एसटी जो है वो 21% की जगह वो तो 28% है, तो उनका जो 21% या 20% जो भी आरक्षण है वो आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा फिर। ऐसे ही एसटीज का निकल के आया कि भाई ये 16% नहीं, 17% नहीं, ये तो ज्यादा है। तो वो अब उसमें होगा क्या और ये आएगा निकल के, उसकी वजह बता दें। उसकी वजह बहुत साफ है, बहुत सिंपल है। उसकी वजह ये है कि पढ़ाई लिखाई का जो पूरा वो रहा है वो रेशियो सवर्ण जातियों में ज्यादा रहा है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें परिवार नियोजन वगैरह इस सब में उनमें ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। जो पिछड़े लोग हैं उनमें वो चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। अभी हम 1931 की गणना पे जाते हैं जहां सब एक जैसे लोग थे। सबके यहाँ आप देख लीजिए, आपके जो मतलब हम लोगों के दादा और दादी और वो सब कितने भाई बहन होते थे, हम लोग खुद ही कितने भाई बहन हैं, ठीक है। भाई मैं अपनी बात करूं तो मैं 6 भाई बहन था। तो लेकिन अब नहीं है। अब हम देखें तो हमारा एक बेटा है, और आसपास देखते हैं किसी का एक बेटा है, किसी के 2 बच्चे हैं बस। तो ये चीजें इफेक्ट डालेंगे, और रिसीविंग एंड पर भाजपा का जो कोर वोटर है वो रहेगा, क्योंकि उसकी संख्या अगर कम आई सवर्ण की तो फिर
इसका मतलब ये कि उनका हिस्सा भी कम हो जाएगा, जो अभी ज्यादा बड़ा हिस्सा वो एंजॉय कर रहे हैं, भले जनरल कैटेगरी में एंजॉय कर रहे हैं, बट वो ज्यादा बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से चीजें प्रभावित होंगी। और ये इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जातियां, खासतौर पे ओबीसी, कहीं जैसे आपके यहाँ 15% मिलता है, राजस्थान में पहले शायद 21% ही था, अब 6% बढ़ा दिया, कुछ ऐसा कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कम है, हमारे झारखंड में भी कम है, तो कई जगह कम है, यहाँ भी 12-14% ही है शायद। तो ये परसेंटेज बढ़ने की बात होगी, ये परसेंटेज बढ़ने की बात होगी, तो जो लोग इस इशू को उठाएंगे उनके पक्ष में एक माहौल। आप देखिए, जब भी सामाजिक न्याय की बात इशू आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने को बड़े कमजोर विकेट पर पाती है, भले वो बात कितना भी करे, क्योंकि उनका कोर वोटर सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है और उनकी कोर आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय का समर्थन नहीं करती। वो हमेशा आरक्षण का पुनर्विचार करने की बात करते हैं। जी, ललन सिंह ने तो आज जो कहा है आज, वो भी